30 मई 2026 अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के एयरपोर्ट पर एक हवाई जहाज़ लैंड करता है। यह जहाज़ रूस की राजधानी मॉस्को से लौटा था। इस जहाज़ में अफगानिस्तान के दर्जन भर के आसपास ऑफिसर्स थे, जिनमें से उनके साथ रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब भी थे। आपको पता होगा तालिबान के जो संस्थापक हैं मुल्ला उमर, ये उनके बेटे हैं। और इस समय वर्तमान में अफगानिस्तान की जो तालिबान सरकार है उसमें ये रक्षा मंत्री के पद पर कार्य कर रहे हैं। वो मॉस्को में गए थे और वहाँ पे एक पैक साइन होता है, सॉरी डिफेंस नहीं, पैक साइन होता है। डिफेंस पैक अलग होता है, पैक साइन होता है, एक समझौता साइन होता है। उसके लिए वो जैसे वो हवाई जहाज़ से अफगानिस्तान लैंड करते हैं तो वहाँ के जो पत्रकार हैं वो उनसे कुछ सवाल पूछना शुरू करते हैं। तो उन सवालों का जवाब देते समय अफगानिस्तान के जो रक्षा मंत्री है मुल्ला याकूब जी, वो बताते हैं कि इस पैक्ट के तहत रूस हमें कुछ फैसिलिटीज़ उपलब्ध कराएगा। जैसे अफ़गानिस्तान में रशिया के काफ़ी पुराने हथियार छूट गए थे या रह गए थे उस समय 79 में जब ये वार हुआ था अफ़गानिस्तान और सोवियत यूनियन के बीच में, तो रूस के काफ़ी टैंक हेलीकॉप्टर्स अफ़गानिस्तान में छूट गए थे। ये कह रहे हैं कि उनका मेंटेनेंस या उनको रिपेयर करने में रूस हमारी मदद करेगा और इससे अफ़गानिस्तान की सेना को बड़ा फ़ायदा मिलेगा। अब एक बात और कहते हैं वो पाकिस्तान को लेकर, खासकर वो पाकिस्तान को लेकर कहते हैं कि भविष्य में अब पाकिस्तान अफ़गानिस्तान पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। आमतौर पर इस तरह के बयान अफ़गानिस्तान से आते रहते हैं पाकिस्तान के लिए, लेकिन ये इस बयान का इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि ये अभी जो याकूब जी हैं रक्षा मंत्री अफ़गानिस्तान के, वो मॉस्को से होके आए और एक पैक्ट साइन करके आए, तो इसके मायने हैं। इसके बाद याकूब जी ज़्यादा तो डिटेल्स बाहर नहीं आई और इस संबंधित रिश्ते आपको पता है सबको कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते फ़िलहाल ठीक नहीं चल रहे। पाकिस्तान का इल्ज़ाम लगाता रहता है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP के आतंकवादी अफ़गानिस्तान में शरण लेते हैं और उन्हें वहाँ से प्लानिंग करते हैं और फिर वो पाकिस्तान में अटैक करते हैं और इनका पूरा सहयोग तालिबानी जो अफ़गान सरकार है वो उनका सहयोग करती है। इस बात का डिनाई करती है अफ़गान सरकार, जो तालिबान सरकार है वो। इसके विषय पे कई बार इनके बीच में आपस में झड़प भी हो चुकी है और तनाव भी एक दूसरे में बना रहता है। तो इस तनाव के बीच में एक अफ़गान का रूस के साथ पैक्ट साइन करना काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहले आपको पता होगा अफ़गान और पाकिस्तान दोनों ही एक दूसरे को ब्रदर्स नेशन कहते थे, लेकिन अब वो दुश्मन बन गए। पाकिस्तान ने भी एक दफ़े रूस के साथ दोस्ती की कोशिश की थी। आपको पता होगा इमरान खान के समय में इमरान खान ने प्रयास किया था कि रूस के साथ दोस्ती की जाए, लेकिन उसका खामियाजा आपको पता है। आज इस समय इमरान खान जेल में बंद है और पाकिस्तान अमेरिका की तरफ देख रहा है। अफ़गानिस्तान रूस का दोस्त बन रहा है और पाकिस्तान अमेरिका के साथ चलने का प्रयास कर रहा है। रूस को वो इकलौता देश है, आपको याद होगा, जो अफ़गानिस्तान की तालिबानी सरकार को औपचारिक मान्यता प्रदान की थी, रिकॉग्नाइज किया था, मिलिट्री पैक्ट भी साइन किया है। आज अब मिलिट्री पैक्ट भी साइन कर लिया है। इसमें रूस अपना फ़ायदा भी देख रहा है। अब रूस का इसमें फ़ायदा क्या है? रूस का फ़ायदा ये है कि रूस इस्लामिक स्टेट खुरासान से परेशान। आपको याद होगा मार्च 2024 में रूस में एक ICC ने आतंकवादी हमला किया था जिसमें 151 रूसी आम नागरिक मारे गए थे और रूसी जो रशियन इंटेलिजेंसी का मानना है कि ये दाइश के लड़ाके एक बार फिर अफ़गानिस्तान में अपना बेस मजबूत कर सकते हैं। ऐसे में अगर इनसे लड़ना है तो अफ़गानिस्तान तालिबान सरकार के साथ चाहिए हमें। एक तरफ रूस अफ़गानिस्तान में फिर से अपने लिए कोई नई भूमिका तलाश रहा है, दूसरी तरफ बीजिंग चीन अपना गेम मजबूत करने की कोशिश में लगा हुआ है, जो आज शो में हम जानेंगे कि इस पर एक बार हाथ जला चुके उसके बाद रूस अब फिर अफ़गानिस्तान से दोस्ती। आपको पता होगा कि अफ़गानिस्तान के बीच में, हम इस बारे में आप चर्चा करेंगे आगे इस वीडियो में, कि अफ़गानिस्तान और रूस के बीच में काफ़ी अच्छी मित्रता भी रही है, काफ़ी अच्छी दुश्मनी भी रही है, काफ़ी युद्ध भी लड़े गए हैं, काफ़ी अच्छी मित्रता भी रही है। जो आज ये मित्रता प्रयास कर रहे हैं, ये भविष्य पहले भी पूर्व में इतिहास में इनके बीच में अच्छी दोस्ती रही है। तो
इसके लिए अफ़गानिस्तान के इतने करीब क्यों आ रहा है रूस, वो आपको मैंने नॉर्मली बता दिया कि ये पैक्ट, मिलिट्री पैक्ट साइन क्यों किया गया है। ये डिफेंस पैक्ट नहीं है, ये मिलिट्री पैक्ट है। डिफेंस पैक्ट जैसे पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में, उसे डिफेंस पैक्ट कहेंगे। और ये दोनों का अपने अपने फ़ायदे हैं। रूस और अफ़गानिस्तान दोनों लोगों के बीच में एक लव हेट रिलेशनशिप रहा है। बरसों बरसों तक जंग चली है, बरसों बरसों तक दोस्ती भी रही है, फिर जंग चली है, अब फिर जाके दोस्ती की बात हो रही है। अफ़गानिस्तान में रूस का इंटरेस्ट कोई नई चीज़ नहीं है, आपको पता है, इसका पहले से भी रहा है। अफ़गानिस्तान जो कि ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स कहा जाता है, उसमें सोवियत संघ के एक दुस्साहस की लाश भी दबी हुई है। सीन यह है कि रशियन एम्पायर की नज़र बहुत पहले से अफ़गानिस्तान पे थी। जब से ये सोवियत यूनियन था तब से ही अफ़गानिस्तान पर इसकी हमेशा नज़र रही है। जो ग्रेट गेम का ज़माना था, मतलब जब उपनिवेश का ज़माना था, तो एक तरफ रशियन एम्पायर, दूसरी तरफ ब्रिटिश इंडिया। 1919 में तीसरी बार अफ़गान अंग्रेज़ों के बीच में जंग हुई। इस जंग के बाद अफ़गानिस्तान, जो वर्तमान में आज अफ़गानिस्तान का नक्शा अपन देखते हैं, ये अस्तित्व में आया, ये आज़ाद हुआ इस युद्ध के बाद 1919 में। अफ़गानिस्तान के पास में उसी साल सोवियत यूनियन दुनिया का पहला देश बना जो स्वतंत्र अफ़गान को आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान करी। सबसे पहले उस समय भी उसने ही सबसे पहले मान्यता प्रदान करी थी। अफ़गानिस्तान सरकार मान्यता देता है 28 फरवरी 1921 को दोनों देशों के बीच में सोवियत अफ़गान फ्रेंडशिप की ट्रीटी साइन हो जाती है। आप एक इंटरेस्टेड आगे देखोगे कि क्या क्या कहानियाँ घटती हैं। 28 फरवरी 1921 को दोनों देशों के बीच में एक ट्रीटी साइन होती है। उसका ट्रीटी का नाम था फ्रेंडशिप ट्रीटी। डिप्लोमेटिक रिलेशंस आते हैं। 1930 के दशक में सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान को कुछ आर्थिक सहायता दी थी। उस समय ये आर्थिक सहायता कुछ कम होती थी, उसका प्रभाव भी आपको कम नज़र आता था। असली बदलाव आया 1950 के दशक में, जब कोल्ड वार स्टार्ट हुआ, जब अमेरिका और सोवियत यूनियन अपना अपना इलाका सेट कर रहे थे, अपने अपने देशों को अपने पास मिलाने का प्रयास कर रहे थे, उनका प्रभाव जमाने का प्रयास कर रहे थे, अपने गुट में मिलाने का प्रयास कर रहे थे। उसी समय याद होगा भारत और इंडोनेशिया जैसे देश गुटनिरपेक्ष संगठन बनाए थे। दुनिया में अपने अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए देशों को अपने पाले में कर रहे थे। क्योंकि सोवियत यूनियन का पड़ोसी अफ़गानिस्तान था, इसलिए उसने यहीं से काम करना शुरू किया। उनका पहले से इंटरेस्ट था। 1950 से 1970 के दशक तक हजारों सोवियत यूनियन इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, एक्सपर्ट्स अफ़गानिस्तान में काम कर रहे थे। उन्होंने वहाँ पे सड़क बनाई, एयरफील्ड बनाई, बिजली परियोजनाएँ लाई। आपको याद होगा साल टनल जो बड़ा मशहूर है इस समय, उसे भी सोवियत यूनियन ने ही बनाया था। फिर अफ़गानिस्तान की फ़ौज के सैनिकों को सोवियत यूनियन में ट्रेनिंग देना शुरू किया। फिर आया समय 1973 का। मोहम्मद दाऊद खान ने राजा और अपने चचेरे भाई ज़ाहिर शाह का तख्ता पलट कर दिया। ये मान लो अफ़गानिस्तान का यहीं से उल्टा दिन शुरू हो गया। अफ़गान बहुत अच्छे से सेटल हो गया था, स्थिर हो गया। उसका भाई दाऊद खान था, अपने चचेरे भाई ज़ाहिर शाह का जो राजा था उसका तख्ता पलट कर दिया। ज़ाहिर शाह ही थे जिन्होंने कभी दाऊद को अपने प्रधानमंत्री पद से हटने पर मजबूर कर दिया था। फिर क्या किया दाऊद ने, अब सोवियत संघ की मदद से जो फौज तैयार हुई थी उसका सहारा लिया और ज़ाहिर शाह को हटाया और रिपब्लिक ऑफ अफ़गानिस्तान की स्थापना कर दी। लेकिन दाऊद ने एक गलती की, कुर्सी पर बैठते उन्होंने जड़ पकड़नी शुरू कर दी और सोवियत यूनियन से वो दूरी होने लगे। पाकिस्तान से उन्हें अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश की, जहाँ उन्होंने गड़बड़ किया। पहले सहयोग लिया सोवियत यूनियन का और फिर वापस वो पाकिस्तान की तरफ सहयोग की आशा देखने लगी। और आपको पता था पाकिस्तान किस फेवर में था उस समय, अमेरिका के फेवर में था। तो ये सोवियत यूनियन के लिए एक तनाव का कारण बना। तो फिर सोवियत यूनियन ने एक ही आशीर्वाद से अफ़गानिस्तान में एक क्रांति हुई। 100 रेवोल्यूशंस दाऊद खान का कत्ल हुआ। उनके रिपब्लिक ऑफ अफ़गानिस्तान की जगह अब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ अफ़गानिस्तान आता है। लाल झंडे वाला सीधा दिख रहा है, आपको पता है लाल झंडा वामपंथियों का बन जाता है, तो सीधा प्रभाव आपको सोवियत यूनियन का उस झंडे के अनुसार ही दिखाई देता है, उसका प्रभाव सरकार पे। आपको सोवियत
सोवियत प्रभाव सब कुछ हो रहा था। जो नई गवर्नमेंट आई वह सोवियत एड के साथ में पूरा ही कंट्रोल था। सोवियत यूनियन थी वो उन्हें ऐड देती थी अफगानिस्तान सरकार को, और वो उन्हें कंट्रोल भी रखती थी। लेकिन कुछ अच्छे काम भी किए अफगानिस्तान की सरकार ने उस समय की ने। उसने सोवियत यूनियन के सहयोग से लैंड रिफॉर्म्स लेके आए, जमीन से संबंधित कानूनों में कुछ सुधार किए, महिलाओं की शिक्षा पर भी उन्हें जोर दिया, समाज को आधुनिक बनाने की कोशिश भी की। आप 1990 से पहले अफगानिस्तान की कुछ वीडियो कल्चर्स देखोगे कॉलेजों के, वो तो आज भी भारत जैसे यहाँ इतने मॉडर्न नहीं हुए जितने अफगानिस्तान में उस समय थे। तो ये वही दौरा था, समाज को आधुनिक बनाने की कोशिश, नीतियाँ लागू करने की कोशिश की। लेकिन अफगानिस्तान एक बड़ा हिस्सा, खासकर ग्रामीण, वहाँ के जो ग्रामीण थे वो ज़्यादा कट्टरवाद धार्मिकता पर आधारित थे, तो वो इतने शिक्षित नहीं हो पाए थे उस समय। तो वो इसका विरोध करना शुरू किया। उन्हें ये नज़र आने लगा कि कहीं ना कहीं ये हमारे जो समाज की रीति रिवाज है उनके खिलाफ। अफगानिस्तान वो अपने पुराने रीति रिवाज और रूढ़ियों को पीछे नहीं छोड़ पाया। टकराव हो गया पुराने रीति रिवाजों और आधुनिक मॉडर्न ज़माने के बीच में। सरकार चाहती थी मॉडर्न ज़माना अपनाएं, और गाँव के ग्रामीण जो लोग थे वो चाह रहे थे कि हमें अपने पुराने रीति रिवाजों को छोड़ेंगे। उनको उतना वक्त ही नहीं मिला। अब पुरानों के गाँव में, ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा उस समय प्रसार ज़्यादा हुआ नहीं था, तो उनको इतना समय ही नहीं मिला कि वो प्रचार प्रसार से, शिक्षा के प्रचार से वो एक मॉडर्न ज़मानों को अपना सकें। समाज बड़ा धार्मिक था, गांव में ने इन बदलावों का विरोध किया, स्वाभाविक था जो मैंने आपको बताया। धीरे धीरे देश के कई हिस्सों में विद्रोह भड़क उठा। यह एंटी इस्लामिक प्रैक्टिसेस क्यों हो रही? हमारे यहाँ सरकार को लगा कि नियंत्रण उनका टूट रहा है। अफगानिस्तान सरकार, उसने अपने सबसे बड़े सहयोगी सोवियत संघ को फिर बुलाया, उन्हें याद किया, सोवियत संघ को बताया कि भाई यहाँ पे कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, हमसे शासन नहीं संभाला जा रहा, तो आप हमारी हेल्प के लिए आइए। दिसंबर 1979 में सोवियत फौज अफगानिस्तान में दाखिल होती। कब होती है? 1979। सोवियत यूनियन का कहना था कि मित्र सरकार की हम मदद कर रहे हैं, लेकिन दुनिया के कई देशों ने इसे इनोवेशन माना, एक आक्रमण माना। हजारों सोवियत सैनिक अफगानिस्तान गए, सैकड़ों टैंक्स गए। जो आज वो टैंक्स की मरम्मत की बात करिए, वो वही टैंक्स हैं। हेलीकॉप्टर्स, ये वही हेलीकॉप्टर्स हैं जो बाद में फिर अफगान में छोड़ के भागना पड़ा उन्हें, सोवियत संघ वाले सेना ने। राजधानी काबुल पर कब्जा हुआ। अब शुरुआत में सोवियत लीडरशिप को लगा कि कुछ महीनों में ही स्थिति संभल जाएगी और हम लौट यहाँ से विक्ट्री के साथ जाएंगे। हम जब यहाँ लौटेंगे तो हम विजय प्राप्त करके जाएंगे, जैसे इनका अनुमान यूक्रेन में हुआ। दोनों जगह ही गलत साबित हुआ। वो यूक्रेन में फंसे इसी समय, वो पहले उस समय 1979 में आए जब अफगानिस्तान में फंस गए थे। उन्होंने उम्मीद थी कि विद्रोहियों को दबाकर एक स्थिर सरकार खड़ी कर देंगे, लेकिन ये अफगानिस्तान की ज़मीन से उनके लिए एक अलग ही कहानी लिख रखी थी। सोवियत फौज के खिलाफ अलग अलग संगठन आकर नए संगठन आकार लेने लगे। उन्हें कहा गया कि मुजाहिद, जो संगठन बने सोवियत संघ के खिलाफ, सेना के खिलाफ अफगानिस्तान, उन्हें मुजाहिद कहे। अब ये जो मुजाहिद थे किसी एक संगठन के नीचे नहीं थे, कई सारे गुट थे, उसके नेता थे, लेकिन इन सब का एक ही लक्ष्य था साझा, विदेशी फौज को देश से बाहर निकालो, मतलब सोवियत संघ की फौज को अफगानिस्तान से बाहर निकालो। अब इसमें जैसे मामला गरमाया, अमेरिका को, यूएसए को एक मौका नजर आया, वो भी इसमें अपना योगदान शुरू किया। अफगान मुजाहिदीन को पैसा, हथियार, ट्रेनिंग दिए गए। कौन? अमेरिका द्वारा। कहाँ? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में भी कहाँ पे? मदरसों में सारा काम हुआ। करोड़ों डॉलर पाकिस्तान के रास्ते से आए। इसलिए आपने कभी सुना होगा, पाकिस्तान के बारे में जब चर्चा होती है तो इन लोगों ने कहते थे कि डॉलरों की ढेर मच गई थी पाकिस्तान के अंदर। मतलब कहने का था इतने डॉलर आए थे कि पाकिस्तान की फोर्सेस के अधिकारियों ने विदेशों में बड़े बड़े अपने जो फार्म हाउस है वो बना लिए थे। इतने पैसे आए, इनका फ़ायदा सबसे ज़्यादा उठाया इन पैसों का पाकिस्तानी फोर्सेज और पाकिस्तानी नेताओं ने।
ये कुछ डॉलर पाकिस्तान के रास्ते होते हुए अफ़गानिस्तान पहुँचे। वहाँ बहुत सारे ISI के जेब में गए, पाकिस्तानी जो ISI एजेंसी है उसकी जेब में गए, ज़्यादातर तो उन्हीं की जेब में गए। अफ़गानियों को बहुत कम पैसे मिले, उन्हें तो सिर्फ जिहाद के नाम पे, धर्म के नाम पे लड़ाने के लिए हथियार दिए। 1980 के दशक में युद्ध और बड़ा हुआ। सोवियत फौज के पास टैंक्स थे, लड़ाकू विमान भी थे, हेलीकॉप्टर भी थे, आधुनिक हथियार भी थे। दूसरी तरफ मुजाहिद जो थे वो पहाड़ों में, घाटियों में, गाँवों में लड़ रहे थे, और उनके पास एक एक्सटिंग मिसाइल थी जो अमेरिका के द्वारा दी गई थी, जो कि टैंकों को, हेलीकॉप्टरों को मार गिराने में काफ़ी सफल रही। ये एक वरदान साबित हुई मुजाहिदों के लिए, रूस के लिए एक नेगेटिव पॉइंट बना आगे चलकर। आपको याद होगा कहानी क्या थी कि उस वहाँ पे एक तो विदेशी जो सेना थी सोवियत संघ की, उनके पास हथियार तो थे, लेकिन अफ़गान लोग वहाँ के लोकल थे, वो पहाड़ियों में पले बढ़े थे, उन घाटियों में, तो उनके वहाँ का लोकल सपोर्ट बहुत ज़्यादा था और उन्हें अपने लोकल एरिया की जानकारी भी थी। ऊपर से उन्हें अमेरिकन हथियार से मिलना शुरू हो गया था, जैसे स्टिंग मिसाइल आदि। वो छापेमारी युद्ध शुरू किया यहीं पे। वो आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ते थे अफगान सोवियत संघ के खिलाफ, बड़े काम आई, और अंत उनका डिटर्मिनेशंस और अफगानिस्तान का जटिल भूगोल उनके पक्ष में गए। तो मैंने आपको बताया कई इलाकों में सोवियत संघ, शहरों में तो उनका कंट्रोल था, लेकिन गाँवों में मुजाहिदों का कंट्रोल हो गया था। अंत अमेरिका की मदद से मुजाहिदीन ने सोवियत यूनियन को निकाल कर बाहर भेजा। बाद में गोरबेचो ने इस संघर्ष को एक ब्लीडिंग वंड कहा था, जहाँ से खून रिश्ता रहा, सोवियत यूनियन को हो गया कमज़ोर। कहता है धीरे धीरे खून रिश्ता रहा सोवियत यूनियन का, धीरे धीरे सोवियत यूनियन क्या हो गया, कमज़ोर हो गया। इस हार के कुछ ही सालों बाद आपको पता है सोवियत संघ भी टूट गया। अब सोवियत यूनियन के विघटन के कई कारण हो सकते हैं, वो अलग विषय, लेकिन अफगानिस्तान के कैंपेन की एक विफलता, उनके बड़े कारकों में से एक माना जाता है कि सोवियत संघ का टूटना, विघटन होना। कहानियाँ ख़त्म नहीं होती हैं। सोवियत यूनियन के जाने के बाद अफगानिस्तान में अचानक शांति नहीं आई। जिन गुटों ने मिलकर सोवियत संघ को बाहर किया था, वही गुट आपस में संघर्ष करने लगे सत्ता प्राप्ति के लिए, क्षेत्र को कब्जाने के लिए। अब इनमें से कई पश्तून गुट थे, कोई वह अलग अलग थे, कोई ताजिक थे, कोई ट्राइब्स थे। तो अब ये लोग मिलकर सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ रहे थे पहले तो, अब ये आपस में सत्ता के लिए संघर्ष करने लगे। 1990 के दशक तक मुल्ला उमर ने, जो कि याकूब के पिताजी थे, जो अपने रक्षा मंत्री इस समय तालिबान सरकार के अफगानिस्तान में, उसके पिताजी थे मुल्ला उमर ने तालिबान बनाया। ये मुल्ला उमर का बनाया हुआ तालिबान जो वर्तमान में, ये 1996 में पहली बार तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा कर लिया। 90 में बनाया और 6 साल में ही पूरे अफगानिस्तान पर उन्होंने कब्जा कर लिया और रखा नाम इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान की स्थापना हुई। ये पहली बार है। लेकिन कुछ समय का फिर अफगानिस्तान करीब 5 साल के बाद 2001 में अमेरिका ने तालिबान का फिर तख्तापलट किया, उसे डिफीट किया, क्योंकि तालिबान ने लादेन को सौंपने से मना किया। आपको पता ही है लादेन ने अमेरिका में जो अटैक कराया था पेंटागन पर, उसकी वो कहानी। अब आप आगे की कहानी आप सब जानते हैं कि अफगानिस्तान में अमेरिका ने क्या किया 20 साल तक। पहले अफगानिस्तान में अंग्रेज ताकते रह गए, फिर सोवियत संघ के उल्टे पाँव लौट गए, फिर अमेरिका कब तक रुके था, अमेरिका भी 20 साल तक संघर्ष किया और वापस अमेरिका चला गया, लौट गया, और वापस सत्ता तालिबान के पास आ गई, जो वर्तमान में भी तालिबान सरकार के पास है। अमेरिका ने भी हटाया था, लेकिन 96 में तालिबान और 2021 वाले तालिबान में काफ़ी फर्क है। तो जो अमेरिका ने तालिबान को 1996 में जो तालिबान था और 1921 वाला तालिबान में काफ़ी अंतर दिखाई देता है। पहले ज़्यादा कट्टरवाद भी था, ज़्यादा रूढ़िवादी थे, लेकिन अब वो आधुनिक दुनिया में धीरे धीरे ढलते जा रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को मान्यता दी, सबसे पहले देने वाले शुरुआत में तालिबान जो सरकार थी उसको मान्यता देने वालों में थे। 96 में जब सरकार बनाई उसमें थे पाकिस्तान गौर करने वाली है, सऊदी अरब और UAE, ये 3 देश थे जो कि 96 में पाकिस्तान को
मान्यता दी। लेकिन जब दोबारा तालिबान आया 2021 में अमेरिका के जाने के बाद, तो तालिबान को सत्ता कब्जा तो हो गया, लेकिन उसे मान्यता देने के अब वो दौड़ा नहीं आया, कोई भी देश उसके पास नज़दीक नहीं आए। अब उल्टा बल्कि उससे दूरी बनाना शुरू कर दिया गया। उसके आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए, विदेशी मुद्रा फीस होगी। अफगानिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी अलग थलग अपने आप को महसूस करने लगा। इस बीच रूस फिर वापस निकल के आता है। मैंने कहा था खट्टी मीठी दोस्ती रही है अफगानिस्तान और रूस के बीच में, और उसने तालिबान के साथ संवाद शुरू करता है, बाकायदा उसे मान्यता भी प्रदान करता है। और अब ये मान्यता देने के बाद वो पहला एक देश बन जाता है जो आधिकारिक रूप से तालिबान सरकार को मान्यता प्रदान करता है 2021 के आने के बाद सरकार को। इसके बाद अब अफ़गानिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं याकूब, वो जाते हैं मॉस्को में, वहाँ के रक्षा मंत्रालय या विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से मिलते हैं और एक मिलिट्री पैक्ट साइन होता है। देखो, डिफेंस पैक्ट अलग है, मिलिट्री पैक्ट अलग है। डिफेंस पैक्ट वो है जिससे पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में हुआ था, जिसमें माना गया है कि पाकिस्तान पे यदि अटैक होता है तो सऊदी अरब पे माना जाएगा, और सऊदी अरब पे अटैक होता है तो पाकिस्तान पे माना जाएगा। ये इस तरह का पैक्ट नहीं है। इसमें कुछ डिफेंस सहायता एक दूसरे को प्रदान करने के लिए बनाई गई है। अब इसमें कुछ जो यूरोपियन न्यूज़ विश्लेषण है उनका मानना है कि अफ़गानिस्तान के साथ रूस की जो ये पैक्ट है, इस पैक्ट में एक चीज़ ज़रूर होगी, वो है यूक्रेन का मामला भी। अब इसमें एक यूक्रेन अब तक अपने पढ़ा है, अब जो हमने देखा है या बातचीत हुई है उसमें सिर्फ अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और अमेरिका और रूस के बीच की बात है। अब ये एक यूक्रेन का मामला सामने आता है। अफ़गानिस्तान आपको पता है काफ़ी संघर्ष किया है, काफ़ी अनुभव उन्हें लड़ाई का, खासकर छद्म युद्ध लड़ने में। रूस उन्हीं का अनुभव को उपयोग में लेना चाह रहा है। जैसे एक पैक्ट किया था रूस और उत्तर कोरिया के बीच में, जिसके बाद उत्तर कोरिया के सैनिक रूस के लिए यूक्रेन बॉर्डर पर जाके लड़े थे। इसी से संबंधित ऐसा ही कुछ समझौता रूस चाहता होगा कि वो अफ़गानिस्तान के साथ भी करे, क्योंकि ये देखने में आ रहा है कि रूस अपने रिजर्व फोर्सेज को भी लगा चुका है, तब भी मैन पावर की कमी महसूस हो रही है। खासकर अन्य बॉर्डरों पे वो नहीं लगा पा रहा क्योंकि वो यूक्रेन पे फोकस कर रहा है। तो वो ये मैन पावर की कमी को पूरा करने के लिए वो एक अफ़गानिस्तान को देख रहा है, और उसे आप बता दिया उसको खरासान जैसे मिलिटेंट्स है उनके लिए भी वो चाहता है कि वे तालिबान सरकार के साथ अच्छा कंट्रोल है। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ का ज़्यादा ध्यान यूक्रेन पे है। उनका मानना है कि कहीं ना कहीं यूक्रेन के साथ अफ़गानिस्तान जो रूस की जो मेन पावर कमी है उसको पूरा करने का प्रयास करेगा। अब इसमें पाकिस्तान के लिए क्या वास्तव में ऐसी कुछ समस्याएं पैदा हो सकती हैं जैसे अफ़गानिस्तान के रक्षा मंत्री ने बताया? तो देखने वाली बात यह है कि जो रूस के जो पुराने हथियार 1979 या 80 के दशक के, क्या वो हथियार अब उनकी इतनी कैपेबिलिटी है, उनकी इतनी योग्यता रह गई है या इतनी वो काबिल है कि उन्हें दोबारा रिपेयर करके या मेंटेन करके उपयोग में लाया जा सके और वर्तमान के युद्ध स्थितियों के अनुसार उन्हें उपयोग में लाया जा सके। क्योंकि आप उन 80 के दशक अलग युद्ध कला थी, अब अलग है। अब आपको पता है ड्रोन्स मिसाइलों का वो ज़माना ज़्यादा आ गया है। तो ये देखने वाली बात है। फिर भी अफ़गानिस्तान सरकार को रूस के इस पैक्ट से काफ़ी सहायता मिलेगी। और एक और एंगल इसमें बताया जा रहा है कि जैसे ही रूस के साथ समझौता हुआ है तो अमेरिका के लिए वार्निंग का समय है। रूस ये जताना चाह रहा है कि अब आपका प्रभाव इस क्षेत्र में नहीं रहा है, हमारा प्रभाव बढ़ रहा है। इसके लिए जो इनके रक्षा मंत्री है याकूब जी, उनने एक सदा हुआ एक बयान दिया अमेरिका के लिए। उन्होंने कहा कि मैं ये पैक्ट जो रूस के साथ किया है, ऐसे पैक्ट में अन्य देशों के साथ भी करना चाहेंगे हम। यदि कोई देश हमारे साथ इस तरह का ऑफर देता है, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना, हम अमेरिका के साथ भी इस तरह के पैक्ट करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि अफ़गानिस्तान को पता है कि हम ज़्यादा
अमेरिका से खिलाफत भी नहीं कर सकते। तो वो इस तरह का एक संतुलित बयान दिया है। अब आपको पता है कि एक एयरपोर्ट है, बेस है, एयरफोर्स बेस है, वहाँ पे अमेरिका का बनाया हुआ है अफ़गानिस्तान में, वो लेना भी चाह रहे थे। तो इस वजह से ये संतुलित बयान दिया गया है अफ़गानिस्तान के रक्षा मंत्री के द्वारा। रही बात पाकिस्तान का भी फ़िलहाल इस पर कोई बयान नहीं आया। हाँ, उनके न्यूज़ में ये चर्चा का विषय ज़रूर बना है, चिंता का विषय, कि अफ़गानिस्तान क्या एस्पेक्ट से पाकिस्तान को प्रभावित कर सकता है, नहीं कर सकता है। चीन के लिए रही बात ये, न तो ये चीन के लिए कोई अच्छी बात है, न ही चीन के लिए कोई ज़्यादा ख़राब बात है। चीन संतुलित है चीन के लिए। चीन को मालूम है कि रूस के साथ उसके अच्छे संबंध हैं। ये समस्या जब आ सकती है इस पैक्ट का, जब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में इस पैक्ट के तहत कोई युद्ध छिड़ जाता है, तो तब उसकी दुविधा आएगी। क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान और चीन कॉरिडोर जो बनाए हैं, उस कॉरिडोर में अब अफ़गानिस्तान को भी शामिल किया है, और लगभग 7 चरण की बातें भी तीनों देशों के बीच में हो चुकी हैं उस कॉरिडोर को लेकर। तो चीन को ये थोड़ा ज़रूर होगा, बाकी अभी चीन के लिए कोई चिंता का विषय नहीं है। रही बात भारत की, तो भारत के लिए कोई ज़्यादा चीन वाली बात है, ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, ज़्यादा ख़राब भी नहीं है। हाँ, रही बात तो कुछ संभावना अच्छी की ज़्यादा है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में रूस का प्रभाव बढ़ना भारत के लिए नुकसानदायक तो नहीं है।